आयसोलेशन बेड्स आले, व्हेंटिलेटरचे आले, साधारणतः मध्यम लक्षणाचे आले, सगळेच. पण आता ह्या सुविधांवरती भार यायला लागलेला आहे. मधल्या काळात आपल्याला कल्पना आहे की आपण MPSC 10वी आणि 12वी या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची खेळ व्हायला नको म्हणून ह्या परीक्षा आपण पुढे ढकलल्या. या परीक्षा आपण पुढे ढकलू शकलो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके घेऊ शकतो. परीक्षाएं जो है वो आगे धकेलने का फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में पैदा हुई है, उनकी जान को खतरा ना हो, इसलिए सरकार ने ये फैसला जो है वो लिया हुआ है. दडपण येते, ऑक्सिजनची कमतरता जाणवते. मी मुद्दामून आपल्याला हे सांगतोय. चारों तरफ से सरकार जो है वो मुश्किल में घिरी हुई है. ऑक्सीजन के बेड्स जो है उसकी कमी देखने को मिल रही है. सोबत घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे, त्यांच्याशी चर्चा संवाद करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, वर्ग के सगळ्यांचं एकमत करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है. किती काळ आपण चर्चा उसमें कई लोगों के अपने अलग तरह के व्यूज जो है वो भी सामने निकल कर आ रहे हो सकते हैं, लेकिन हर वर्ग से बात करने की सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति राज्य में पैदा हुई है वो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व देखने को मिल रही है. परिस्थिती आता मी जी तुम्हाला सांगतो आहे, साधारणतः आज आपल्या राज्यामध्ये 1200 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचं उत्पादन दर दिवशी होतं. 1200. जिस तरह के हालात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपण 100% राज्य में 1200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो फिलहाल उसका उत्पादन होता है. उसमें से 960 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल फिलहाल ऑक्सीजन बेड्स पर जो मरीज है उनके लिए किया जा रहा है. 1200 मेट्रिक टन आपला रोजचा उत्पादनाचा आकडा मी आपल्याला सांगितला, तर साधारणतः आजच आपण 950 ते 1000 टन प्रतिदिन एवढा ऑक्सिजन कोविड रुग्णांसाठी वापरतो आहोत. म्हणजे किती आपण काठोकाठ आलो ते बघा. बेड्स मिळत नाहीयेत. ऑक्सीजन करीबन 1000 मेट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन का इस्तेमाल फिलहाल महाराष्ट्र में हो रहा है, और ये सभी सुविधाएं जो है अब कम पड़ने लगी है. इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो गई है. हम सभी तरह के प्रयास जो है वो राज्य सरकार के तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं. कई दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन महाराष्ट्र में कैसे उपलब्ध हो सके, इसकी भी व्यवस्थाएं जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है. मी तुम्हाला सांगतोय की ते औषध मॅच्युअर व्हायला 2 ते 3 आठवडे लागतात. आता तेवढा कालावधी त्याला द्यावा लागतो. आता हळूहळू हा पुरवठा आपल्याकडे सुरू झालेला आहे. आपण ही औषधं कुठेही कमी पडू देणार नाही. जिथून मिळतील तिथून आपण घेतो आहोत. ऑक्सिजनसुद्धा मी मुद्दामून आपल्याला हा नकाशा आपल्यासमोर दाखवतो आहे. केंद्राकडे आपण विनंती केली. रेमडेसिविर की दवाओं को लेकर भी कई जगहों से जो शिकायत मिल रही थी कि रेमडेसिविर की दवाएं जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही. मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी तरह की कोई दवा की कमी जो है वो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में नहीं होगी. हर तरह की व्यवस्था जो है हम कर रहे हैं. रुग्ण संख्या किती आहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लगातार हर विषय पर संपर्क जो है वो किया जा रहा है. प्रधानमंत्री भी लगातार हम लोगों से और राज्य से संपर्क में है. हे महत्वाचं आहे, काही लपवत नाहीये. आणि म्हणून मी त्यांना विनंती केली की पंतप्रधान महोदय की हम किसी भी तरह के कोई आंकड़े महाराष्ट्र में छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे. जो भी टेस्टिंग महाराष्ट्र में हो रही है उस टेस्टिंग की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा रही है. जे उद्योग आहेत त्यांना मी विनंती केलेली आहे, त्यांनी तसं कबूल केलेलं आहे. त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे ते आपल्याला ऑक्सिजन द्यायला त्यांनी सुरुवातही केलेली आहे. पण तरी देखील आपल्याला अधिकचा जो ऑक्सिजन लागणार आहे तो आम्हाला इतर राज्यातून आणण्यासाठी परवानगी द्या. हमारे यहाँ पर जितने भी कारखाने हैं उनसे मैंने विनती की है कि जितना ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है राज्य में वो सभी ऑक्सीजन जो है वो राज्य सरकार को दिया जाए. उन्होंने भी इसी तरह का हमें आश्वस्त किया है, लेकिन ये सभी सुविधाएं जो है वो कम पड़ रही है. ईशान्येकडची ही किती 1000 किलोमीटरवरती आहेत, किती शेकडो किलोमीटरवरती. म्हणजे इतर राज्यातून जर का ऑक्सिजन आणायचा झाला तर त्यालाही यायला किती वेळ लागणार आहे हे सुद्धा आपल्याला माहिती असणं गरजेचं. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की स्थिति कोरोना से निपटने के लिए जो कुछ है उसके बारे में बता रहे थे. यानी समझ में आ रहा था कि कोरोना वाकई में भयानक हो चुका है. इसमें सरकार के सामने एक विकल्प है कि लॉकडाउन लगा दे, लेकिन ये लॉकडाउन कितना महंगा पड़ सकता है, जिसको आप सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन या कुछ शहरों के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू और आवाजाही पर पाबंदी पर होने वाले नुकसान से समझ सकते हैं.
इस बार छिटपुट लॉकडाउन और कर्फ्यू प्रभावित आबादी की बात करें तो वो 47 करोड़ हो जाती है, यानी देश की कुल आबादी का 39% हिस्सा। इस लॉकडाउन और पाबंदी का नतीजा ये हुआ है कि अनुमान के मुताबिक रोजाना देश को 1346 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और अगर साप्ताहिक नुकसान की बात करें तो यह आंकड़ा 9422 करोड़ रुपए का हो जाता है। और 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का अनुमानित नुकसान देखें तो यह रकम 25,575 करोड़ रुपए की हो जाती है। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हो रहे हैं और लॉकडाउन की सुगबुगाहट बहुत तेज है और ऐसी संभावना है कि उद्धव ठाकरे अनाउंसमेंट कर सकते हैं। पिछले साल तो समूचे देश में लॉकडाउन लगा था, लेकिन उससे हालात सुधरे तो माली हालत बिगड़ गई। उस लॉकडाउन की मार लोगों पर इस कदर पड़ी कि 7.5 करोड़ खाते पीते लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तब मजदूरों का कामकाज ठप पड़ गया तो करीब 1 करोड़ 6 लाख मजदूर पैदल अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े थे। उस दौरान 1461 हादसे हुए और उन हादसों में 750 लोगों की जान तक चली गई। उन मरने वालों में 198 प्रवासी मजदूर भी थे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वो मजदूर पिछले साल लॉकडाउन में फंस गए थे, इसीलिए हालात बिगड़ने के डर से हर रोज अब अपने अपने शहरों से अपने अपने गांव की ओर वापस पलायन कर रहे हैं। ये भीड़ कह रही है सारी कहानी। चेहरों पर लॉकडाउन का खौफ और लाठियों में प्रशासन की बेरुखी। घर लौटते मजदूरों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें उसी पुरानी बेरुखी का दर्द बयां कर रही हैं, जिनको साल भर पहले भी इन्हीं पीठों ने झेला था और आंखों ने देखा था। ट्रेनों में घर लौटने की फिराक में जुटे ये मजदूर कोई चोर उचक्के नहीं है। ये वो मजदूर हैं जिनसे मुंबई चलती है और अब उन्हें मिल रही हैं लाठियां। बड़ी चिंताजनक स्थिति और चिंताजनक हालात हैं। देखिए, लगातार अनाउंस किया जा रहा है, बल प्रयोग करना पड़ रहा है, डंडे दिखाए जा रहे हैं, थोड़ा धमकाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि अगले आधे घंटे बाद जो ट्रेन है अगर वो छूट गई तो फिर उन्हें इस धूप में, जो 38 डिग्री की धूप है, उसमें उन्हें 4 घंटे और बैठना पड़ेगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से मजदूरों का पलायन कई दिन पहले से ही शुरू हो गया, जो बढ़ता जा रहा है। घर जाने के लिए तो हम तय करके लाइन में खड़े हैं, यहाँ का हमको भगा देते हैं वहाँ से। लॉकडाउन के बारे में सुना है, इसके लिए तुरंत तैयारी बना है। तो अभी टिकट ना तो इधर खिड़की में कहीं मिल रहा है, ऑनलाइन में जाएगा वहाँ भी नहीं मिलता है, तो आदमी करेगा क्या, कहाँ जाएगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ये तस्वीरें कई दिन से सामने आ रही हैं। ना तो मजदूरों को रुकने का भरोसा दिया गया और न ही लौटने की व्यवस्था की गई। अब कुछ सामने आया तो शिवसेना नेता संजय राउत का ये बयान, जिसमें कोरोना का ठीकरा अब परप्रांतियों पर फोड़ने की तैयारी है। महाराष्ट्र में इसलिए कोरोना बढ़ रहा है और राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और वहाँ नियंत्रण नहीं है, ये सोचने की बात है। हालांकि सेंट्रल रेलवे ने तो इस बात से भी मना कर दिया कि भीड़ लॉकडाउन के डर से है। देखिए, इसमें जो है ये रेगुलर समर रश है, इसमें पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ट्रेनें हमारी ना रुकी थी ना रुकेगी, जितनी जरूरत है एडिशनल ट्रेनें हम चलाएंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद मजदूरों में दहशत है। उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है। डर है लॉकडाउन लगा तो फिर से पैदल सफर करना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन लग जाएगा, इसीलिए जा रहे हैं लोग। पिछले बार स्थिति खराब हो गया तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ा, इसलिए अभी से हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि लॉकडाउन का भी कोई इरादा नहीं है, लेकिन पलायन ने फिर से 2 तरह के खतरे पैदा कर दिए हैं। एक तो उद्योग धंधे फिर से बंद होना शुरू हो जाएंगे और दूसरा लौटते मजदूरों के साथ कोरोना और भी तेजी से फैल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।